Welcome you all at this learning platform आशा एडू पॉइंट। दिस इज अमित हियर। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई साइंस। ओके, और इसके साथ हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 1 और एनसीईआरटी का भी चैप्टर 1, जो क्या है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। सो ऑन द बेसिस ऑफ माय नोट्स, ठीक है, मैं अपने नोट्स के बेसिस पे मैं क्या करूंगा, पूरे हमारे जो एनसीईआरटी का मेन कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग वन बाय वन यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। एक 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 करके सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो आगे बढ़ते हुए हम लोग वन बाय वन बेसिक चीजों से हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। तो स्टार्टिंग अगर मैं इस चैप्टर को देखूं तो सिंपली हमारे चैप्टर का नाम ही है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट बन जाता है कि केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं। वैसे तो आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग को यहाँ पे बहुत ही अच्छे से समझना है कि ये एक्चुअल में हमारे जो केमिकल रिएक्शन से होते क्या है। तो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शंस को हम लोग ऐसे ऐसे समझते हैं कि अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस। तो मेन यहाँ पे जो हमारा हाईलाइटेड वाला जो पोर्शन है, यू कैन सी वन और मोर सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट। ओके, चेंज इनटू न्यू सब्सटेंसेस दैट इज प्रोडक्ट विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो सिंपल सी बात हुआ कि जब दो या सॉरी एक या एक से अधिक जो भी हमारे सब्सटेंस होते हैं, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं रिएक्टेंट, अगर वो न्यू सब्सटेंस बनाते हैं आपस में मिलके, जिसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, तो ये हमारा क्या होता है केमिकल रिएक्शंस होते हैं। और जब भी हमारा केमिकल रिएक्शंस हमारे होंगे तो उसके अलग अलग ऐसे प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे कैरी होंगे। अगर हम लोग डेली लाइफ से अगर देखें तो डेली लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे ऐसे चेंजेस है जहाँ केमिकल रिएक्शंस हमको देखने को मिलते हैं। तो आपके बुक के अकॉर्डिंग हम लोग ऐसे आगे यहाँ पे आगे बढ़ते हुए सारे एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन क्या है कि बेसिकली जब मैग्नीशियम को हम लोग बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये क्या बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। इसी तरह से जो हम लोग रस्टिंग देखते हैं तो रस्टिंग में क्या होता है कि आयरन ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में क्या बनाता है हैरस ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, जिसको आयरन ऑक्साइड बोलते हैं, और साथ में यहाँ पे वाटर। तो हमने सिंपल सा देखना है कि आयरन और ऑक्सीजन और वाटर ये जब तीनों हमारा आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या हमारा रिजल्ट होता है, इस प्रोडक्ट का नाम है रस्ट। यहाँ जो एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली ये अमाउंट ऑफ वाटर जो कि फिक्स अमाउंट में नहीं होता है, उसके लिए यहाँ पे मेंशन किया जाता है। और भी हमारे पास बेसिक है, यहाँ देख सकते हैं मिल्क टर्निंग सावर, या फिर आगे देखते हैं कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशंस। ये सब सारे हमारे क्या है, ये हमारे एक वन काइंड ऑफ द केमिकल रिएक्शन से डेली लाइफ में देखने को मिलती है, ठीक है। इसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी केमिकल रिएक्शंस होंगे तो ये सभी प्रोसेस में क्या होता है न्यू सब्सटेंस बनते हैं, दैट मीन्स न्यू सब्सटेंसेस आपको। ओके, तो जब भी केमिकल रिएक्शंस होंगे तो बेसिकली जो भी सब्सटेंस है वो अपना ओरिजिनल आइडेंटिटी को लॉस करके न्यू आइडेंटिटी में कन्वर्ट होते हैं। तो ये हमारा किससे रिप्रेजेंट होता है केमिकल रिएक्शन से, ठीक है। अगर मैं करेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो यहाँ पर इसके कुछ प्रॉपर्टीज है जो केमिकल रिएक्शंस कैरी करते हैं। बेसिकली जब भी केमिकल रिएक्शंस होंगे तो वहाँ पे उसके क्या होता है, जो भी सब्सटेंस है उसके स्टेट में चेंजेस आते हैं। जैसे कि अगर मैंने एक चीज नोटिस करा होगा, वाटर अगर हमारा एक लिक्विड स्टेट में है, अगर उसके साथ किसी भी तरह का कोई चेंजेस होते हैं, खास करके किसी तरह के रिएक्शंस करते हैं, या तो वो फिर हमारा क्या होता है टर्न करते हैं, किसमें स्टीम में, आइस में। तो ये सब हम लोग बेसिक चीजें जानते हैं। जब भी केमिकल रिएक्शंस होंगे तो उसके कलर्स भी वहाँ पे ऐसे देखने को मिलेंगे। जैसे कि कॉपर भी हमारा क्या हो जाता है ब्लैक हो जाता है, कब, जब उसको हीट किया जाता है। इसी तरह से केमिकल रिएक्शंस में हमारे गैस भी रिलीज होते हैं। जैसे कि जब जिंक और एसिड को आपस में ऐसे मतलब मर्ज किया जाता है तो क्या बनाता है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर, सच। तो जब भी केमिकल रिएक्शंस होंगे तो जो हमारा बर्निंग, जैसे एग्जांपल है बर्निंग ऑफ फ्यूल प्रोड्यूसेस हीट, तो मतलब वहाँ टेम्परेचर भी फ्लक्चुएट हो रहेंगे। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट,
मतलब कि जब भी केमिकल रिएक्शन होंगे तो एक हमारा इनसॉल्युबल है सिर्फ सॉल्ट है का फॉर्मेशन होता है। बेसिकली ये पूरी तरह से जो भी हमारा वाटर है उसमें वो डिजोल्व नहीं होते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको इनसॉल्युबल बोलते हैं। तो नॉर्मल हम लोग को इतना डीप नहीं, सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग के दिमाग में क्या होना चाहिए कि जब भी केमिकल रिएक्शंस होंगे तो चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, फॉर्मेशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, ठीक है, ये सब सारे ऐसे हमारे क्या है प्रॉपर्टीज है केमिकल रिएक्शंस के। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं केमिकल इक्वेशंस। तो सिंपली जब भी हमारे केमिकल रिएक्शंस होंगे तो ऑब्वियस है वहाँ केमिकल इक्वेशंस को अगर हम लोग क्या करते हैं उसके जो भी रिएक्शंस होते हैं उसको केमिकल इक्वेशंस में हम लोग प्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, सैम्बलिक रिप्रेजेंटेशंस होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंपल से एक टर्म आता है सैम्बलिक रिप्रेजेंटेशन। ओके, सैम्बलिक रिप्रेजेंटेशन किसका, केमिकल रिएक्शंस का, वो भी यूजिंग केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। जब भी केमिकल रिएक्शंस होंगे तो उसको जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सैम्बलिक बेसिस पे, वही हमारा क्या होता है केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल हमने वर्ड में यहाँ इक्वेशन देखना है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, और ये दे रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो केमिकल इक्वेशन बेसिकली क्या लिखा, ये जो पेन देख पा रहे हैं 2mg, तो बाद में करेंगे, पहले mg और O2 से जो हमने रिप्रेजेंट किया यही हमारा मर्ज होकर क्या बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो ये जो हमने देखा एक हमारा वर्ड इक्वेशन है और एक हमारा सैम्बलिक इक्वेशन है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है ये केमिकल इक्वेशंस होते हैं। और एक चीज और, जो हमारे लेफ्ट साइड में जो हमारे यहाँ पे सब्सटेंस है रिएक्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो राइट साइड में है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो एक केमिकल रिएक्शन जब भी होगा तो वहां पर रिएक्टेंट से हमारे क्या बनते हैं प्रोडक्ट बनते हैं। तो वही चीज बोला गया कि दिस सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस उसको क्या बोलते हैं रिएक्टेंट, और दिस सब्सटेंस विच फॉर्म द केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शंस में बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, जो रिजल्ट मिलता है वो हमारा प्रोडक्ट होता है, ठीक है। सो अभी हम लोग ने दो चीजें देखा, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, तो बेसिकली जो चीजें अभी हम लोग ने यहाँ नोटिस करा देख रहे हैं ये सब को हम लोग ने एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में देख लेते हैं। देखते हैं यहाँ पे जो भी हम लोग ने यहाँ देखा कि केमिकल इक्वेशंस में पार्ट बेसिकली क्या क्या चीजें देखने को मिलता है। तो फर्स्ट यहाँ पे कौन पार्टिसिपेट करता है रिएक्टेंट, ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट, फिर हमने एरो से उसको सेपरेशन करते हैं कि किधर ऐसे रिएक्शन बढ़ रहा है, फिर उसके बाद क्या होता है साइन, प्लस साइन हमारा पता चलता है कि कौन कौन सा सेपरेटेड सब्सटेंसेस है, ठीक है। एग्जांपल्स में यही मैग्नीशियम ऑक्साइड को लेते हैं। तो यहाँ पे मैग्नीशियम मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन क्या है रिएक्टेंट है, जब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया तो क्या एक रिजल्ट है जिसको प्रोडक्ट बोल रहे थे। अब बात आता है नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे, वो है राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। जब हम लोग केमिकल इक्वेशंस को लिखने की बारी आती है तो क्या क्या रूल्स फॉलो करना होता है। तो बेसिकली कुछ कुछ ऐसे हमारे स्टेप्स है उसको देखना है। फर्स्ट में क्या है कि जितने भी रिएक्टेंट होंगे उसको हम लोग लेफ्ट साइड में लिखते हैं, एरो के लेफ्ट साइड में, एंड दैट मीन्स उसके बाद जो प्रोडक्ट होगा हमेशा राइट साइड में, ठीक है। लेफ्ट साइड में हमारा रिएक्टेंट होगा, राइट साइड में प्रोडक्ट होगा। जब भी हमको सेपरेट करना होगा किसी भी सब्सटेंस को उसको प्लस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और एरो का यूज करते हैं हम लोग किसके बिटवीन में, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जब भी एरो लगेगा तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में, जैसे कि ए प्लस बी हमारा रिएक्टेंट है तो एरो से हमारा भी पता चलेगा कि सी प्लस डी क्या है प्रोडक्ट है, ठीक है। तो जनरल फॉर्म हमारा ऐसा होता है, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, जो भी केमिकल इक्वेशन हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो उसकी बैलेंस करने की भी बात आती है, तो वो भी हमारे लिए क्या होता है इंपॉर्टेंट सा हो जाता है। तो केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स इज नॉट इक्वल ऑन बोथ साइड, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं बैलेंस कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, यहाँ देख पा रहे हैं कि मैग्नीशियम का यहाँ पे एक एटम है और ऑक्सीजन के यहाँ दो हैं, ये दोनों ने मिला के MgO किया। दोनों तरफ अगर हम लोग कंपेयर करें तो बेसिकली देख पा रहे हैं यहाँ जो एलिमेंट हमारा एटम जो हमारा मैग्नीशियम एक है, यहाँ भी एक है, चलो ठीक है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन को कंपेयर करते थे, हमारे लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन दो है लेकिन राइट साइड में एक है, तो इस कंडीशन में ही हमारा क्या हो गया अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है।
लेकिन अब बात करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशंस को, तो जब भी केमिकल इक्वेशंस हमारे बैलेंस होंगे तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये फॉलो किया जाता है, जो कि हम लोग प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े होंगे 9th क्लास में। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन, कि जब भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो उसमें जो भी हमारे मास ऑफ द रिएक्टेंट होगा उतना ही हमारा क्या निकल के आता है, मास ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब कि नंबर्स, और इसी तरह से क्या होता है, इसी को एज ए बेस पॉइंट बनाते हुए बेसिकली हम लोग का मेन फोकस होता है कि जो नंबर्स ऑफ एटम रहता है, जो भी एलिमेंट रहते हैं, वो हमारा दोनों साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। डेट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। तो वही डिफिनेशन को हम लोग अगर बैलेंस इक्वेशन को हम लोग अगर देखें तो क्या होता है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज अ इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड में हमारा जो इक्वल नंबर्स ऑफ एलिमेंट है वो होना ही चाहिए। डेट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। इक्वेशन जो हमारा LHS में है और इक्वेशन जो हमारा RHS में, दोनों इक्वल होना चाहिए, तब जाके हम लोग कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी अभी हम लोग ने देखना है कि यहाँ एक अनबैलेंस इक्वेशन है कि आयरन को वाटर के साथ जो रिएक्ट कराया जाता है, तो इस कंडीशंस में क्या हो रहा है देखें, यहाँ पे कंपेयर करें दोनों साइड में अगर हम आयरन को, तो एक तरफ हमारा 3 एलिमेंट है आयरन के, ठीक है, जबकि हमारा देखा जाए ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है, तो इधर हाइड्रोजन 2 है। इस लेकिन कहीं ना कहीं क्या है कि अगर कंपेयर करूँ तो हमारे जो नंबर्स ऑफ एलिमेंट है लेफ्ट एंड राइट में वो पूरी तरह से इक्वल नहीं है। तो हमने क्या करना है, अगर इसको प्रॉपर इक्वल करना है तो दोनों साइड हम लोग कंपेयर करके जो नंबर से देखो पुट ऑन किए हैं, तो इस कंडीशन में हमारा क्या होता है, बैलेंस इक्वेशंस बनते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अनबैलेंस इक्वेशंस को बैलेंस कैसे किया जाए। तो एनसीईआरटी में हम लोग के लिए बहुत ही बेस्ट एकदम अप्रोचेज हैं कि जब भी हम लोग बैलेंसिंग इक्वेशन लिखना है, केमिकल इक्वेशंस लिखने, तो स्टेप्स है जो बेसिकली हम लोग को फॉलो करना है। जैसे कि हमने बात करा कि बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, यहाँ पर हमने लिया है H2 + O2 जो कि हमको H2O दिया है। तो पहले करना क्या है कि जो भी दिया हुआ है उसका हम लोग स्केलेटन इक्वेशन लिख लेंगे। स्केलेटन इक्वेशंस मतलब बेसिकली जो हमारे इक्वेशंस बनते हैं। फिर जो इक्वेशन हमने लिखा है उसमें जितने भी एलिमेंट है दोनों साइड में, उसको हम लोग ने क्या करना है, वो सारे एलिमेंट को, उसको अच्छे से उसके एटम्स को क्या कर सकते हैं, लिस्ट कर लेंगे, कितने एटम्स ऑफ एलिमेंट ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। अब हम लोग का मेन काम स्टार्ट होता है कि मेटल को पहले है से हम लोग बैलेंस करेंगे, उसके बाद नॉन मेटल को, सबसे लास्ट में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को लास्ट में। ठीक है, तो सबसे लास्ट में हमारा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब जब सब कुछ हो जाए तो लास्ट में हमने क्या करना है, चेक एटम ऑन बोथ साइड। तब हम लोग दोनों साइड में क्या करना है, कंपेयर करना है कि क्या है क्या नहीं। तो ऊपर वाला अनबैलेंस इक्वेशन को जैसे नीचे में मैनेज किया गया तो देखने को ये मिला कि हाँ ये हमारा पूरी तरह से क्या है, बैलेंस है। ठीक है, अब इसके आगे अगर मैं बात करूं कि एक एग्जांपल्स के बेसिस पे कि वो एक वर्ड इक्वेशन हमारा रिप्रेजेंट हुआ, जैसे कि आयरन वाटर, और ये बन देता है आयरन ऑक्साइड, और इसी में हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो ये तो हमारा वर्ड इक्वेशन हो गया। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको एक्सपीरियंस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हम लोग को क्या है, स्केलेटन बनाना है, मतलब कि हम लोग को फर्स्ट में सैम्बलिक रिप्रेजेंटेशन देना है जो भी हमारा वर्ड इक्वेशन। तो इसको हमको जब इसको लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, जहाँ पे आयरन को हम लोग Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन तो हम सॉरी वाटर को H2O से। तो ये हमने पहले क्या किया, एक स्केलेटन बना लिया पूरे इक्वेशंस का। अब हमने कंपेयर करना है नंबर्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है, कि क्या क्या एलिमेंट है, पहले उसका लिस्टिंग करेंगे, नंबर्स नहीं, पहले लिस्ट ऑफ द एलिमेंट जो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया था। हमने एक चीज नोटिस करा कि यहाँ पर आयरन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी, ये 3 ही एलिमेंट है जो इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो लिस्ट करेंगे क्या एलिमेंट का, उसके बाद उसके क्या है जितने भी एटम्स है LHS साइड में उसको नंबरिंग कर देंगे। उसके बाद हमारा राइट साइड में उसको भी नंबरिंग कर देंगे, काउंट करके, एकदम टेंशन नहीं लेना, आराम से काउंट करके दोनों तरफ हमने क्या करना है, नंबरिंग करना है। अब हमारा मेन ऐसे काम स्टार्ट होता है। अब दोनों को कंपेयर करते हुए बैलेंस करना है मेटल फर्स्ट। तो सबसे पहले हम लोग मेटल को ऐसे केयर करेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि राइट साइड में हमारा जो Fe है वो 3 है, जबकि हमारा लेफ्ट साइड में 1 है। इसलिए
एक को 3 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से। तो यहाँ पे हमारा दोनों साइड में 3 एलिमेंट हो गए, किसके एटम्स हो गए, किसके, आयरन के। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है क्या, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल तो इसमें है नहीं, तो हमारा लास्ट बचता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बो मीन्स कि वाटर है, और इधर हमारा क्या है, ऑक्सीजन है। उस कंडीशन में देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन यहाँ 4 है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, इस पूरे मॉलिक्यूल को ही 4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे ही हमने 4 से मल्टीप्लाई करा तो देखा कि हाइड्रोजन हमारा 8 हो गया, ऑक्सीजन हमारा 4 हो गया, और इधर भी ऑक्सीजन हमारा 4 हो गया। लेकिन हाइड्रोजन जो हमारा 8 हुए हैं वो हमारा इधर तो अनइक्वल हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन तो इधर 2 ही था। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन को लास्ट में फिर से 8 बनाने के लिए हमने क्या करना है कि फिर से ये जो हमारा मेन जो इसको 8 बनाना है हमारे हाइड्रोजन को, उस कंडीशंस में क्या करना है कि जिधर हमारा 8 है वो तो अपना है ही राइट साइड में, फिर जो हमारा 2 है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस कंडीशंस पे जब सब कुछ हमने फुलफिल कर दिया, अब हम लोग को कंपेयर करना है, चेक करना है एटम्स को दोनों साइड में। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि नंबर्स ऑफ दी जो हमारा रिएक्टेंट है लेफ्ट साइड में, उतना ही हमारा प्रोडक्ट साइड में सब हो गया। क्या, जो भी प्रोडक्ट के एलिमेंट्स हैं, प्रोडक्ट के जो हमारे एटम्स हैं। तो यहाँ पे एक चीज कंपेयर करने में दोनों साइड हमारा इक्वल हो गया। सो ऑल एटम्स आर इक्वल, तो अब हमारा केमिकल इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब फाइनली ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये था एक बेसिक स्टेप कि कैसे हम लोग को ऐसे मेन किसी भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना है। तो हम लोग चलो अपने आपस में साथ में दोहराते हैं कि सबसे पहले हम लोग ने क्या करना है कि जो वर्ड इक्वेशंस है उसको हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे। दैट मीन्स कि क्या करना है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस को हम लोग बोलते हैं स्केलेटन रेडी करना इक्वेशंस के। उसके बाद उसमें जितने भी लिस्ट ऑफ द एलिमेंट है तो उसको हम लोग ऐसे एक तरह से लिस्ट करेंगे। उसके बाद क्या ही करना है कि उसको प्रॉपर तरीके से फिर काउंट करेंगे लेफ्ट एंड राइट साइड में ना। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सारा क्या हो गया, सारे एटम्स यहाँ पे इक्वल हैं लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि जब भी हम लोग केमिकल इक्वेशंस लिखते हैं तो उसको अगर हमको उसके स्टेट को रिप्रेजेंट करना पड़े कि एक्चुअल में वो कौन से कंडीशंस में है, तो उस कंडीशंस में बेसिकली हमके फिजिकल स्टेट को हम लोग मेंशन करते हैं। तो बेसिकली जब भी हम किसी भी ऐसे एलिमेंट के, किसी भी एटम के फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके बेसिकली इस तरह का कुछ सैम्बल्स हम लोग यूज करते हैं। जो स्मॉल ए से ये किसको रिप्रेजेंट करता है कि वो एलिमेंट हमारा क्या है, सॉलिड है, वो एटम हमारा सॉलिड है। एल से हमारा लिक्विड, जी से हमारा गैस, और लास्ट में है ए क्यू, डेट मीन्स कि एक्वस। तो यहाँ एक छोटा सा बात है जो दिमाग में रखना है, ये एक्वस सॉल्यूशन है क्या। तो एक्वस सॉल्यूशंस को सिंपली ऐसे दिमाग में रखना है बेसिकली कि एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है कि कोई भी जो हमारा एलिमेंट है, जो भी एटम है, किसमें डिसॉल्व है, डिसॉल्व इन वाटर। ये किसमें डिसॉल्व है, डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये लिक्विड में डिसॉल्व रहेंगे। तो इस तरह से हमको क्या करना है कि जो भी हमारे एलिमेंट है उसको हमको उसके साथ में लास्ट में इसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसके फिजिकल स्टेट को हमने सिंबलाइज करते हैं। तो ये हमारा हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ द एनी एटम। तो हम लोग उसी चीज को जो अभी हम लोग ने ऊपर में बैलेंस किया है, इसको हम लोग चलिए इसके फिजिकल स्टेट के साथ इस इक्वेशन को फुलफिल करते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा आयरन है वो क्या है, सॉलिड है। वाटर हमारा क्या है, यहाँ पे स्टीम है, डेट मीन्स वो गैस है। और यहाँ पे जो फेरस ऑक्साइड बना है ये भी हमारा क्या है, सॉलिड है। और ये जो H2 है क्या है, ये गैस है। इस तरह से हमने सभी को वैसे क्या कर दिया, इसको हमने उसके फिजिकल स्टेट के साथ मेंशन किया। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट जो इसका देखा जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जो हमारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसके भी टाइप्स हैं। तो हम लोग वन बाय वन इसको थोड़ा देखते हैं बहुत ही इजी वे में। फर्स्ट है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बेसिकली नाम में हमारा आंसर छिपा हुआ कॉम्बिनेशन, जहां पे हमारे क्या होंगे, सब्सटेंस आपस में कंबाइन होके न्यू प्रोडक्ट बनाएंगे। मतलब कि रिएक्टेंट आपस में मिलके क्या करेंगे, न्यू प्रोडक्ट बनाएंगे।
जनरल फॉर्म अगर हम लोग देखें कॉम्बिनेशन का क्या होता है, ए प्लस बी हमको देता है ए बी। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं जब कैल्शियम ऑक्साइड डेट मीन्स की क्विक लाइम, जब इसको हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट कराते थे हमको क्या देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको स्लैक लाइम बोलते हैं, ठीक है। और साथ में साथ यहाँ पर क्या होता है, हीट रिलीज होता है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल वही लेंगे, मैग्नीशियम कुछ ज्यादा ही पॉपुलर है यहाँ पे। जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को आपस में कंबाइन करते थे क्या देता है, MgO देता है। तो उस कंडीशन पे, ठीक है, उस कंडीशन पे अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो बेसिकली ओके, तो MgO देता है। तो इसमें हमने कॉमन सा चीज क्या देखा कि दो रिएक्टेंट आपस में मिलके हमारा प्रोडक्ट दिए, यहाँ पे दो मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट दिए। इसी तरह से आगे देखते हैं हमारा रहता है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब जो है वो टूट के फिर नया बनाते हैं, मतलब कि बना हुआ ही हमारा क्या हो जाता है, फिर से वो अलग हो जाते हैं। तो ये जस्ट बोला जाता है कि किसका हो, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का ही देखा जाए एक अपोजिट वर्जन है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन होता है, दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंस बनाते हैं। जैसे हम चलिए अभी जैसे हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, ये जब ब्रेक डाउन होता है तो ये हमको क्या देता है, कैल्शियम ऑक्साइड देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। जनरल फॉर्म क्या है, AB, सॉरी, तो AB हमारा क्या हो जाता है, A प्लस बी। इसी तरह से अगर हम लोग टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन देखें तो इसके डिफरेंट कैटेगरीज है, जहाँ पे हमको क्या होता है कि जो एक पर्टिकुलर हमारा कंपाउंड है वो टूट के डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में बढ़ते हैं, लेकिन उसके लिए अलग अलग कंडीशन है। जैसे कि जब थर्मल डिकम्पोजिशन की बात करूं तो यहाँ पे हीट यूज किया जाता है। जैसे कि फेरस सल्फेट जो हमारा है, हीट जब इसको दिया जाए तो ये क्या चीज में कन्वर्ट होता है, फेरिक ऑक्साइड में, साथ में हमारा सल्फर डाइऑक्साइड देता है और लास्ट में यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड देता है। तो ये क्या हुआ, एक सिंगल कंपाउंड टूट के, देख रहे हैं एक या एक से ज्यादा हमारा क्या दे दिया, ये अलग अलग प्रोडक्ट दे दिए। इसी तरह से जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन की बात करते हैं, मतलब कि कंपाउंड का ब्रेक डाउन होगा लेकिन किसके हेल्प से, इलेक्ट्रिक करंट से। जैसे कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं, किसके प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक करंट में। तो क्या होता है, हाइड्रोजन अलग हो जाते हैं, ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये दोनों टूट के क्या हो गए, सेपरेट हो गए। इसी तरह से फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन की बात होती है, जहाँ पे क्या होता है, लाइट यूज किया जाता है। जैसे कि हमारा क्या है, सिल्वर क्लोराइड, क्या है यहाँ पे, सिल्वर क्लोराइड। जब ये सनलाइट के प्रेजेंस में आता है तो सिल्वर हमारा अलग हो जाता है, क्लोरीन हमारा अलग हो जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग ने देखा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जितने भी हमारे कंपाउंड है अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग सोर्सेस में, अलग अलग तरीके से क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, न्यू प्रोडक्ट देते हैं। अब इसमें से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले ये थोड़ा सा सीरीज देख लेते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज बेसिकली ये हम लोग को ये बताता है कि कौन सा मेटल हमारा कौन से मेटल के कंपेयर में कितना ज्यादा रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर सीरीज को आप देखो अच्छे से, आप लोग चाहो तो इसको अपने तरीके से क्या कर सकते हो, याद रखने के लिए अलग अलग ऐसे मतलब मैनोमेनिक जो बोलते हैं ना, निमोनिक ऐसे याद रख सकते हो या फिर शॉर्टकट देख सकते हो। तो अगर हम लोग मोर रिएक्टिव की बात करें तो इस कंडीशन में सबसे मोर रिएक्टिव हमारा एलिमेंट कौन सा हो जाता है, पोटेशियम हो जाता है, ठीक है। सॉरी। तो इस तरह से क्या होता है कि जो हमारा मेटल है, फिर हमारे नॉन मेटल है, तो हर किसी का रिएक्टिव जो कैपेसिटी है वो अलग अलग है। तो इसको आप लोग अच्छे से एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज से हमारा क्या हेल्प मिल जाता है, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अभी जो पढ़ने वाला है वहां पे ये पता चलता है कि कौन सा एलिमेंट किसको अपने जगह से भगाने में क्या होता है, पूरी तरह से कैपेबल होता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम में ही पता चल रहा है कि क्या होता है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, उसको डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे जनरल फॉर्म अगर देखें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, अगर ए हमारा एक एलिमेंट है और बीसी एक हमारा दूसरा ऐसे एलिमेंट है, ठीक है, ये आपस में ग्रुप किया हुआ है बीसी, जबकि ये हमारा एकदम पूरी तरह से अकेले है। लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा तो पता चला कि ए जाके क्या कर दिया, बी को रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह से क्या हुआ कि ए हमारा मोर रिएक्टिव दिखा, बीसी हमारा एक कंपाउंड था, ए से न्यू कंपाउंड बन गया, अब फिर से बी हमारा क्या था, डिस्प्लेस्ड जो हमारा एलिमेंट है वो। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं। अब
आगे देखते हैं, जैसे कि कॉपर सल्फेट और आयरन की बात होता है, तो पता चला कि आयरन क्या करता है, कॉपर सल्फेट कॉपर को साइड कर देता है और अपने आप को यहाँ पर फिर क्या करता है, सल्फेट के साथ एड ऑन हो जाता है। ठीक है, इसका एक एक्सपेरिमेंट है आपके एनसीईआरटी बुक में, आप उसे देख सकते हो कि जब भी हम लोग कॉपर सल्फेट में आयरन को मिक्स करते हैं तो पता चलता है कि जब हम लोग कॉपर सल्फेट में जब हम लोग ऐड ऑन कर रहे होते हैं उस समय उसका कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। लेकिन जैसे ही ये क्या होता है कि फेरस सल्फेट बनता है तो इसका कलर क्या हो जाता है, पूरी तरह से ग्रीन। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, ये भी हमारा एक डिस्प्लेसमेंट है। दूसरे एग्जांपल लेते हैं कि जिंक को जब कॉपर सल्फेट के साथ कराया तो पता चला जिंक ने कॉपर को, मतलब कि यहाँ पे क्या है, जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। इसी तरह से आयरन यहाँ कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव था। ठीक है, और लेड की बात करूँ कि फिर क्या है, कॉपर क्लोराइड के साथ, तो ये भी क्या करता है, कॉपर को रिप्लेस कर दिया। तो ये सब जितने भी हम लोग ने रिएक्शन देखा ये सब किसके एग्जाम्पल है, डिस्प्लेसमेंट के। अब बात आता है डबल डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट नाम में ही पता चल रहा है कि यहाँ दो दो करके एक दूसरे को इधर से उधर करेगा। तो वही चीज को देखते हुए देखते जनरल फॉर्म क्या होता है कि अगर ए बी प्लस सी डी है तो ये हमारा क्या हो जाता है, पता चला कि ए सी डी डी के साथ चला गया, बी है से सी के साथ चला गया। जैसे कि हम लोग देखते हैं सोडियम सल्फेट को जब हम लोग क्या है बेरिलियम क्लोराइड के साथ एक देखें हैं, यहाँ रिएक्शंस होते हैं तो क्या होता है कि बेरिलियम ने सोडियम को रिप्लेस कर दिया, लास्ट में एक सॉल्ट बन जाता है NaCl। अब बात करते हैं इस बेसिस पे कि डबल डिस्प्लेसमेंट में देखो यहाँ पे दो दो करके यहाँ पे जो हमारे एक्चुअल में एटम्स थे एक दूसरे को रिप्लेस किया। अब बात करते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, जहाँ पे क्या होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड्स बनते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, अ रिएक्शन इन विच द एन इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म फ्रॉम सॉल्यूशन। जैसे कि यहाँ पे क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है, जब इसको पोटेशियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया गया तो पता चला कि यहाँ सिल्वर क्लोराइड तो बना लेकिन वो क्या बन गया, वो हमारा बना क्या, प्रिसिपिटेट, जो कि वाटर में हमारा क्या होगा, लिक्विड में वो क्या प्रॉपर है से डिसॉल्व नहीं होगा, लास्ट में बनता है पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस में क्या होता है कि जो भी एक प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या हो जाता है, इनसॉल्युबल सॉलिड होते हैं। अब बात करते हैं एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में नाम से ही पता चल रहा है जहां पे हीट रिलीज हो रहा हो। ठीक है, जैसे कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब मीथेन को हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है कि CO2 रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है, हीट भी देता है। इसी तरह से अगर रेस्पिरेशन में भी देखें तो क्या होता है कि जब हमारा ग्लूकोज जैसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ भी कुछ इस तरीके के रिएक्शंस होते हैं। तो ये सब क्या है, ये हमारा क्या करते हैं, हीट एनर्जी, सॉरी, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हमारा एनर्जी है, जो हमारा हीट है यहाँ पर रिलीज होता है किसमें, एक्सो में। लेकिन जब इंडो में बात करें यहाँ हीट को क्या किया जाता है, एक तो यहाँ पे हीट रिलीज हो रहा था लेकिन यहाँ पे हीट क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। जैसे कि हमारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अगर हमको मर्ज करना है तो इस कंडीशंस पे क्या होता है कि हीट इसको दिया जाता है, जब ये हीट के प्रेजेंस में आते हैं तब जाके ये क्या होता है, ये हमारा देख रहे हो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं। इसी तरह से जब हम लोग आइस को मेल्ट करते हैं तो क्या होता है, वो सर्टन अमाउंट तक ऐसे हीट को एकदम ऑब्जर्व करता है, एब्जॉर्ब करता है। इसी तरह से जब हम लोग पानी को गर्म करते हैं उस वहां भी हीट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो ये सब जो हम लोग रिएक्शन देखते हैं वो क्या है, इंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नाम नहीं से ही पता चल रहा है, जहां पे ऑक्सीजन का क्या हो, एडिशन हो, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन का रिमूवल। यू कैन सी दिस एग्जाम्पल। ओके, यहाँ पे कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो पता चलता है क्या हुआ कि कॉपर तो अकेले था लेकिन ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके क्या ऑक्सीडेशन हो गया इसका। इसी तरह से रिडक्शन में क्या होता है कि ऑक्सीजन भाग जाएगा और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। जैसे कि कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता पता चला कि कॉपर अकेले हो गया, उधर वो वाटर बना लिया, मतलब कि यहाँ से ऑक्सीजन हटा, मतलब कि क्या हुआ, रिडक्शन, हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, डैट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन। तो दीज रिएक्शन टुगेदर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन, जिस मतलब कि कुछ ऐसा रिएक्शन जहाँ पे हमारा ऑक्सीजन का जुड़ना हो, हाइड्रोजन का क्या हो, निकलना हो, इस कंडीशंस में जस्ट पॉजिटिव बोल लेते हैं कि जहाँ से हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन को हटाया जाए, ऑक्सीजन को ऐसे मतलब जोड़ा जाए,
तो इस कंडीशंस पे क्या होता है कि जहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एक दूसरे को ऐसे मतलब इधर से उधर होते हैं, तो वहाँ पे दोनों अगर एक केमिकल इक्वेशंस में अगर ऐसा देखने को मिल रहा है केमिकल रिएक्शन में, तो कैसा रिएक्शन होता है? रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, दैट मीन्स रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो रेडॉक्स आप देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन बेसिकली यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली। अब हम लोग एक बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कि जो रेडॉक्स रिएक्शंस होता है उसमें बेसिकली क्या होता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होते हैं। जैसे कि जिंक से ऑक्सीजन हट गया, मतलब क्या हुआ? रिडक्शन। लेकिन कार्बन के साथ क्या हो गया? जुड़ गया। इस कंडीशन में क्या हो गया हमारा? ऑक्सीडेशन। तो ये हमारा क्या हो गया? रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब डेली लाइफ में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो बेसिकली कॉरिजन, कोई भी चीज अगर धीरे धीरे खराब हो रहा है, खास करके बहुत सारे मेटल से क्या होता है? वाटर के प्रेजेंस में पड़ने से धीरे धीरे वो खराब होता है, जैसे कि रस्टिंग हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? बेसिकली जब भी रस्टिंग देखने को मिले तो वहां पर उसको पेंटिंग करो, गैल्वेनाइज करो, ऑयलिंग ग्रीजिंग करो। ये सब क्या है? ये सब हमारे क्या होता है? जो हमारे कोरिजिव ऐसे एजेंट है उसको यहाँ पे कांटेक्ट में आने से रोकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मतलब क्या होता है? अनप्लीजेंट स्मेल। ठीक है, तो इसके बारे में क्या होता है कि जी ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल से डेट काउज बैड स्मेल एंड टेस्ट। मतलब कि जब भी हमारा जो भी खाने पीने की चीजें होती देखते हो, ज्यादा दिन छोड़ दो तो धीरे धीरे वो खराब हो जाता है, उसकी वहां से बदबू आने लगती है, इसमें बहुत ही गंदा स्मेल करता है। तो ये सब क्या है? एक इसी को हम लोग बोलते हैं, जो हमारा अनप्लीजेंट स्मेल जैसे प्रोड्यूस होता है ऑक्सीडेशन के कारण, उसी को बोलते हैं रेंसिडिटी। एग्जाम्पल देखिए, चिप्स स्मेल बेड आफ्टर लॉन्ग स्टोरेज। अगर चिप्स को खोल के रख दो या किसी भी खाने वाले चीज को ज्यादा दिन के लिए छोड़ दो ऐसे ही, तो क्या होता है? स्मेल करने लगते हैं। तो इसको भी प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए? एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं उसमें इसको रखना चाहिए। हमेशा एयर टाइट कंटेनर में हम लोग को फूड या कोई भी जो भी है उसको अच्छे से रखना चाहिए। रेफ्रिजरेटर का यूज करना चाहिए, नाइट्रोजन फ्लशिंग करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या था? बेसिक कॉन्सेप्ट थे इस चैप्टर के। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी के बहुत सारे इसमें जो क्वेश्चंस हैं आपके आए हुए ऑलरेडी मैंने यहाँ पर मेंशन किया। आप लोग चाहो तो वीडियो को आगे ऐसे अच्छे से होल्ड करके आप वन बाय वन करके सारे क्वेश्चंस को देख सकते हो। ठीक है, तो ये सब जितने भी आपने यहाँ पर ऐसे आपके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है मैंने यहाँ पर अटेम्प्ट करा है, आप लोग अच्छे से इसको देख लेना। ठीक है, तो आज की क्लासेस हमारी इतना ही रहेंगे। अब लोग हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे अगले चैप्टर को। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस क्या कहाँ से कहाँ तक है। तो ये मैंने सारे यहाँ पे ला के रखा है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपके एनसीईआरटी के थे, लेकिन फिर भी एक छोटा सा आपको आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इतना देखने के साथ साथ आपके जो एनसीईआरटी बुक है एक बार जरूर रिकॉल करिएगा, ताकि इसके साथ उसको समझने में आपको हेल्प मिलेंगे। और बेसिकली यहाँ से जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो बहुत ही इजीली आप लोग कर पाओगे। ठीक है, तो चलो इसी के साथ हम लोग यहाँ पे आज क्लासेस को थोड़ा सा करते हैं एंड, और साथ ही साथ अगले क्लासेस के लिए भी होते हैं रेडी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।